हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रो प्रिसेप्टर्स। पिछले लेक्चर में हमने टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला टॉपिक कवर किया था, ठीक है। और इस टॉपिक के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम गॉस लॉ की तरफ अप्रोच करेंगे, ठीक है। गॉस लॉ की तरफ अप्रोच करने के लिए हमारा फाउंडेशन तैयार करेंगे, यानी कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे। तो उन सभी चीज़ों को समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि एरिया जो है, बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है या स्केलर क्वांटिटी होती है? बताओ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, पॉज करके, अच्छा लगेगा। एरिया जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? तो देखो, हम बचपन से तो यही पढ़ते आए हैं कि भाई एरिया का तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है, इसका मतलब उसका सिर्फ, यानी वो सिर्फ कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। पर हम फिज़िक्स में एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। फिज़िक्स में हम एरिया को वेक्टर क्वांटिटी की तरह पढ़ते हैं। और एरिया वेक्टर क्या होता है? कोई भी हमारे पास सरफेस है तो उसकी सरफेस से जस्ट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालेंगे, वो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमारा उस सरफेस का क्या कहलाएगा? एरिया वेक्टर कहलाएगा। देखो, जैसे इस तरह से मेरी सरफेस है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने एक एरिया वेक्टर निकाला, यूनिट वेक्टर है ये। क्या है? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर क्या कहलाएगा? इस एरिया का, इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहलाएगा। तो समझ में आया? फिजिक्स के अंदर हम एरिया वेक्टर लेते हैं, यानी कि हम एरिया को वेक्टर की तरह पढ़ते हैं। और एरिया वेक्टर क्या है? अगर कोई भी पूछे कि किसी सरफेस का एरिया वेक्टर निकालो, जैसे देखो ये पेपर है, इस पेपर का एरिया वेक्टर क्या होगा? इस पेपर की सरफेस से परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर निकाल दो, ये क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर हो गया, ओ एरिया वेक्टर हो गया, सॉरी एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। कोई बोले कि हमारे हाथ के ऊपर से एक एरिया वेक्टर बनाओ, तो एक यूनिट वेक्टर यहाँ से बिल्कुल परपेंडिकुलर हम निकाल देंगे इस तरह से, और बोल देंगे कि ये जो है ये इसका क्या है? हमारा एरिया वेक्टर है। समझ में आया एरिया वेक्टर के बारे में? तो चलो मैं लिख देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, एरिया वेक्टर ऑफ एनी सरफेस इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। उस सरफेस के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है, वही उसका एरिया वेक्टर होता है। इसको एस वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कोई छोटा सा एलिमेंट ले रखा है मैंने, तो उस केस में मैं ds वेक्टर से भी रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है? द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने कोई सरफेस रख दी, किस तरह से? इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दी कोई सरफेस, तो अब उस सरफेस के अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, ठीक है, जितनी भी फील्ड लाइन पास हो रही हैं वो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एक बार वापस सुनो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये लेफ्ट है, यहाँ से राइट की तरफ इस तरह से फील्ड लाइन्स जा रही है, मेरी फिंगर्स हैं, मान लो ये फील्ड लाइन्स इस तरह से जा रही है। अब इन फील्ड लाइन्स के बीच में मैंने कोई एक सरफेस रख दी परपेंडिकुलर, ये मेरा हाथ क्या है? सरफेस है, ठीक है। ये कैसे रख दी मैंने? परपेंडिकुलर। ध्यान से देखो, ये मेरी फील्ड लाइन्स हैं, ये 4 फिंगर्स हैं, फील्ड लाइन्स हैं, और ये कैसे? परपेंडिकुलर है दोनों यहाँ पर। तो अब इसमें से कितनी फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं इस समय? देखो मेरी कितनी फिंगर्स जा रही हैं इसके अंदर से? 4 फिंगर्स जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि मेरे ये जो मेरा हाथ है, इसका फ्लक्स कितना होगा? 4, ठीक है। नंबर ही तो बताना है, कुछ बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी हमारी सरफेस कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। और ये जो मैंने एक कोई एरिया रखा है, यहाँ पर कोई भी सरफेस रखी है, वो अब परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एक एंगल पे ट्विस्टेड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और उसका जो एरिया वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, एस वेक्टर। एंगल कितना बन रहा है? बताओ, थीटा एंगल बन रहा है ना। अब इस केस में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर इसका मतलब नहीं निकाल पाऊंगा। भाई हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? हमारी जो सरफेस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड से। जब हमारी सरफेस परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तब इसमें से जो भी लाइन पास होंगी वो उसका फ्लक्स कहलाएंगी। पर अब तो परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके एरिया वेक्टर का ही कॉम्पोनेंट ले लेंगे, एरिया वेक्टर का इस तरह से कंपोनेंट ले लेंगे कि ये इसके परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है, सरफेस परपेंडिकुलर हो जाए, यानी कि कॉस, यानी कि इसका कॉस कंपोनेंट ले लेंगे। सरफेस वेक्टर जो है हमारा एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो जाना चाहिए। जब ये पैरेलल हो जाएगा तभी तो मैं कह सकता हूँ ना, अरे देखो ये मैंने ये लिया था कि ये मेरा सरफेस है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी 4, इस तरह से जा रही थी, इस तरह से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं इसके अंदर। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ मेरी सरफेस क्या है, इन फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर है, या फिर इसका एरिया वेक्टर जो है, यहाँ से एरिया वेक्टर निकलेगा यूँ, इस तरह से निकलेगा, मेरे हाथ का जो एरिया वेक्टर बनेगा वो पैरेलल होगा। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। इस डेफिनेशन को दूसरी तरह से भी हम बोल सकते हैं कि अगर कोई सरफेस इस तरह से रखी हो कि उसका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दोनों सेम हो, तब उस सरफेस में से जितनी भी फील्ड लाइंस पास होंगी दैट विल बी इट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसका कॉस कंपोनेंट ले लूँगा, तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा फ्लक्स का वो किस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से फ्लक्स होगा E डॉट S। ठीक है, दोनों वेक्टर हैं, यानी कि ES कॉस थीटा, एक तो ये फॉर्मूला बन गया, यही होगा फॉर्मूला। अब ये जो फॉर्मूला कब यूज़ होगा, कब यूज़ होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यहाँ पे लिख देता हूँ यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है ना, और शेप ऑफ सरफेस इज रेगुलर, शेप ऑफ सरफेस इज रेगुलर। इस केस में ऐसा होगा, है ना। पर जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है और शेप जो है सरफेस का वो इरेगुलर है, तब कैसे होगा वो भी देख। तो देखो अब मैंने क्या लिख दिया, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हेन शेप इज इरेगुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि इरेगुलर शेप का मतलब देखो, यहाँ पे तो बिल्कुल हमारा स्क्वायर शेप का था, है ना, तो हम इसका एरिया निकाल सकते थे। अगर सपोज इस तरह के शेप मिल जाए मुझे, इस तरीके का शेप मिल जाए, तो अब क्या मैं इसका S निकाल सकता हूँ। S क्या था, मेरा एरिया वेक्टर, सरफेस एरिया। ये इरेगुलर शेप है ना, इसके एरिया का तो कोई फॉर्मूला डिफाइन नहीं है। देखो रेगुलर और इरेगुलर शेप के अंदर क्या फ़र्क होता है, रेगुलर शेप उसको हम कहते हैं जिसके एरिया का फॉर्मूला डिफाइन होता है, जिसके एरिया का फॉर्मूला ही नहीं होता कुछ डिफाइन, तो उसको मैं इरेगुलर बोल सकता हूँ। अब इसका एरिया नहीं पता मुझे, ठीक। सपोज करो इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की डायरेक्शन है इस तरह है, और इसका एरिया वेक्टर मेरा बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है। ये हो गया एरिया वेक्टर S वेक्टर, ये होगी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अभी एंगल कितना बनेगा, थीटा। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरी नॉन यूनिफॉर्म है, यानी हर पॉइंट से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हैं। समझ पा रहे हो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब? अरे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पर मैं एक सरफेस बनाता हूँ, जैसे इधर है, हर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी। अब देखो जैसे यहाँ पर है, इधर से तो 3-4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाए, है ना, फिर गैप हो जाए, फिर यहाँ पर एक ही पास हो, तो ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास हो रही हैं। बट कैसे पास हो रही हैं, आई थिंक दिख नहीं रहा आपको, ये देखो अब दिख रहा होगा, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से पास हो रही हैं। पर इन 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को मैं नॉन यूनिफॉर्म कहूँगा क्योंकि ये इक्वली स्पेस्ड नहीं है, ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, तो मैं क्या करता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मैं फ्लक्स निकाल लेता हूँ, ठीक है। वही मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिजिक्स मैथ्स के बिना अच्छे से डिफाइंड नहीं है, अधूरी है मैथ्स के बिना, ठीक है। फिजिक्स है क्या, सिंपली यार मैथ्स का जो प्रिंसिपल्स थे, मैथ्स के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके फिजिकल फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करवाना, यही फिजिक्स है, ठीक है। फिजिकल फिनोमेनास को मैथ्स की मदद से एक्सप्लेन करना ही फिजिक्स है। तो हमने यहाँ पर मैथमेटिक्स लगाएंगे। हमने क्या देखा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मेरी हर पॉइंट पर अलग अलग है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम रहेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एरिया मैंने मान लिया S, ठीक है। अगर मैंने पॉइंट छोटा सा लिया तो S नहीं बोलूँगा, मैं DS बोलूँगा, ठीक है, DS बोलूँगा। तो अब इस छोटे से DS एरिया के लिए, ये जो एरिया है DS एरिया है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, तो इसके लिए अगर मुझे फ्लक्स निकालना होगा तो वो फ्लक्स कितना होगा, वो मेरा होगा छोटा सा फ्लक्स d∅, ठीक है, d∅ तो होगा छोटा सा फ्लक्स। तो छोटे से फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, अरे d∅ की वैल्यू कितनी होगी, E डॉट ds। यहाँ पर हम E डॉट S करते थे, यहाँ पर E डॉट ds कर लेंगे। तो ये तो सिर्फ इस छोटे से, ये जो मैंने डार्क करा है इसको डार्क वाले एलिमेंट का निकलेगा, बट मुझे पूरे इस सरफेस का निकालना है। तो पूरे सरफेस का फ्लक्स कैसे निकलेगा, इसका इंटीग्रेशन करके। तो मैं इसका इंटीग्रेशन कर लूँगा E डॉट ds इस तरह से। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाता है हमारा फ्लक्स का, यहाँ से एक स्टैंडर्ड फार्मूला मिल जाता है जो हमको बुक्स में देखने को मिलता है। ये हम इसको स्टैंडर्ड फार्मूला कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा सरफेस
कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड रेगुलर होगी, तो मैं यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन हटा दूंगा, ई डॉट डी एस की जगह एस हो जाएगा। और डॉट हटता है तो ऑटोमेटिकली कॉस थीटा तो आता ही है, ये तो हम जानते हैं बचपन से, है ना, ये तो जानते हैं हम। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, और अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म है या इर्रेगुलर शेप है तो डायरेक्टली हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, इसको हम याद रखेंगे, ये अपने आप अपन को याद रह जाएगा। ठीक है, फ्लक्स का फार्मूला इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक, चलिए अब इस फ्लक्स की यूनिट एंड डायमेंशन भी देख लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स जो क्वांटिटी अभी हमने पढ़ी ये हमारे लिए नई है ना। आज से पहले हमने फ्लक्स के बारे में नहीं पढ़ा था, आज पहली बार ही हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा है, तो इससे अच्छे से जान पहचान कर लेते हैं, ताकि आगे जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह पढ़ें तब हमको परेशानी ना हो। तो हम इसकी यूनिट भी समझ लेते हैं और इसकी डायमेंशन भी समझ लेते हैं। देखो फ्लक्स का फॉर्मूला जैसे हमने देखा ई डॉट एस था, या ई डॉट डी एस एक ही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं किसके साथ, एरिया के साथ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं यूनिट की बात करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो ये तो न्यूटन पर कूलम होती है। और एरिया, ये एस क्या है, एरिया, सरफेस एरिया, इसकी क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है ना यूनिट। तो अब देखो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर पर कूलम इंटू मीटर लिख सकता हूँ, एक मीटर को उधर ले लिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि न्यूटन मीटर पर कूलम क्या होता है, न्यूटन मीटर क्या होता है, न्यूटन मीटर बनता है जूल, तो ये बन गया जूल पर कूलम इंटू मीटर। ठीक है, फिर जूल पर कूलम कितना होता है, वोल्ट, जूल पर कूलम कितना होता है, वोल्ट, वोल्ट इंटू मीटर, यानी कि क्या बन गई इसकी यूनिट, वोल्ट मीटर। ये हमारे फ्लक्स की यूनिट बन गई। ठीक है, तो इसको याद रखना हमेशा, ये हमारी फ्लक्स की यूनिट बन गई। अब मैं बात करता हूँ डायमेंशन के लिए, यहाँ पर मैं डायमेंशन की बात करता हूँ। ठीक है, डायमेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। तो न्यूटन की यूनिट क्या होती है, हमने जब 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर याद रखा होगा, mlt-2 होता है, mlt-2, ये हमारी न्यूटन की डायमेंशन होती है ना। और कूलम की डायमेंशन ये भी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अभी पढ़ा होगा 12th में, A1T1। ठीक है, और ये जो है एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसको सिंपली हम L स्क्वायर रखेंगे इस तरह से। तो ये फाइनली हमारे पास क्या बनने वाला है, हम L को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ml3 t की पावर भी ये -3, ऊपर जाएगा ये भी -3, a की पावर -1। तो ये मेरी इसका डायमेंशन बनने वाला है। ठीक है, कई बार MCQ में पूछ लेता है इसकी डायमेंशन और यूनिट, तो ये हमको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसको इस तरह से भी हम याद रखते हैं, 1331 माल्टा 1331, इस तरह से भी माल्टा 1331, और लास्ट के जो 2 हैं उनको नेगेटिव नेगेटिव, स्टार्टिंग के जो 13 हैं 1 3 उनको पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, इस तरह से हम इसको याद रखते हैं। चलो, तो अब इसके अंदर अब हम कुछ नोट लिख लेंगे। तो चलिए अब नोट देख लेते हैं। नोट में मैंने क्या लिखा है, नोट फर्स्ट पढ़ते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी सरफेस, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस में से निकलती है, देन वैल्यू ऑफ आउटपुट फ्लक्स इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर किसी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो मैं आउटपुट फ्लक्स को पॉजिटिव लूँगा। ऐसा क्यों लूँगा, क्योंकि देखो यार, देखो यहाँ पर मैंने सरफेस बना दी कोई, है ना। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकल रही है, ये मेरा ई होगा, और मेरा सरफेस वेक्टर मान लो अगर इस तरह से है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस से बाहर निकल रही है तो उसकी सरफेस से वहीं से हमारा एरिया वेक्टर भी निकलेगा, है ना। और जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक ही सरफेस से निकल रहे हैं बाहर, तो उनका जो एंगल होगा बीच का वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाइज करेगा, है ना। और फ्लक्स क्या होता है, EDS cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 के बीच में रहती है तो वो पॉजिटिव होती है। cos 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होता है। ये मैथ्स वाले बच्चों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो जो मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि थीटा हमारा 0 से 90 के बीच में होने वाला है, और अगर थीटा 0 से 90 के बीच में है तो अपने आप हमारा फ्लक्स वो पॉजिटिव ही आएगा। बाकी बायो वाले बच्चे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में से बाहर आ रही है और तब मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ तो फ्लक्स हमारा पॉजिटिव निकलेगा। पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी सरफेस के अंदर जा रही हैं, देखो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और अब मैं फ्लक्स निकाल रहा हूँ कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग, क्योंकि फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस, है ना। तो सरफेस में से आ भी सकती हैं, जा भी सकती हैं, दैट डजेंट मैटर, बट पास होनी चाहिए, है ना। तो अब मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को छुपा लूँगा, बट मेरा अब इस केस में क्या होगा,
जो एरिया वेक्टर है वो इधर है, एरिया वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ से आ रही है ना। तो हमारा जो एंगल बनने वाला है इन दोनों के बीच में, ये देखो ना, यहाँ मैं एंगल बताऊँ तो ये 90 से बड़ा ही है, एंगल तो 90 से बड़ा है यहाँ पर, यानी एंगल जब थीटा 90 से बड़ा हो जाता है, जब कॉस थीटा 90 से बड़ा हो जाता है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। थीटा हमारा 90 से लेकर के 180 के बीच में क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, ठीक है। 90 कॉस थीटा की वैल्यू 90 से अगर बड़ी होगी, 90 और 180 के बीच में होगी कॉस थीटा की वैल्यू, तो वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमने इसमें सीखी। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं डायरेक्टली, जैसे बायो वाले बच्चे हैं, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस में एंटर हो रही हैं तब उस केस के अंदर हमारा फ्लक्स जो है वो नेगेटिव होगा। ये हम बात यहाँ से समझ सकते हैं। अब दो स्पेशल केसेस भी हैं इसके अंदर, स्पेशल केसेस, वो क्या कहते हैं। पहला केस मैं ले लेता हूँ कि अगर थीटा मेरा, स्पेशल केस नंबर 1 ले लेता हूँ, थीटा इक्वल टू 0 हो जाए, बिल्कुल थीटा 0 है, मतलब E एंड S आर इन सेम डायरेक्शन, यही हुआ है ना भाई, आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों कौन सी डायरेक्शन के अंदर, सेम डायरेक्शन, ठीक है। जब E एंड R दोनों सेम डायरेक्शन के, E और S दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होंगे तो मेरा फाई क्या होगा, ई एस कॉस 0, और कॉस 0 तो 1 होता है, तो ई एस बन जाएगा, और ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होने वाली है, मैक्सिमम। यानी कि जब एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 होता है तब मेरा फ्लक्स होता है मैक्सिमम। सेकेंड केस हम देखते हैं यहाँ पर, जब 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 थीटा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री मतलब E एंड S आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब एक दूसरे के दोनों परपेंडिकुलर हैं तब इस केस में मेरा फ्लक्स क्या होगा, E डॉट, डायरेक्टली लिख देता हूँ, ई एस कॉस 90, और कॉस 90 तो क्या होता है, 0, तो ये मेरा होगा मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो मिनिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस केस में मुझे मिलेगा, जब मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मेरे सरफेस एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब मुझे मिनिमम फ्लक्स मिलेगा। मिनिमम कितना, 0, और मैक्सिमम मेरे को मिलेगा जब दोनों की डायरेक्शन सेम है, वो मिलेगा डायरेक्टली E इंटू एस। तो यहाँ तक अपन ने इतनी जानकारी ली, ये सिर्फ बेसिक नॉलेज थी अभी तक हमने जो ली, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने सीखा, ये जस्ट बेसिक नॉलेज थी, है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डेफिनेटली हम गॉस लॉ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब तक हमारी सिर्फ नींव तैयार हुई है ताकि हम गॉस लॉ को समझ पाएँ। डायरेक्टली मैं फॉर्मूला बता देता गॉस लॉ का तो इतनी अच्छी फीलिंग नहीं आती, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जो जो बातें हमने करी सारी समझ में आई होंगी। अगर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।